अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मैं हूं रामीन सैयद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम ज़ेरे बहस। नाजरीन, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक टर्मोइल के दौरान खेल के मैदान से पाकिस्तान के लिए फाइनली एक अच्छी खबर आई जब पेरिस ओलंपिक्स में जेवलिन थ्रो के मुकाबले में अरशद नदीम ने रिकॉर्ड ब्रेकिंग थ्रो करके गोल्ड मेडल अपने नाम किया। कई हवालों से ये एक बड़ी फतह थी। एक तो 32 साल बाद पाकिस्तान को ओलंपिक्स में कोई मेडल मिला, फिर 40 साल बाद गोल्ड मेडल मिला। ओलंपिक्स के इंफरादी मुकाबलों में पाकिस्तान ने पहली दफ़ा कोई तमगा जीता है और अरशद नदीम ने 92.97 मीटर की थ्रो की, जो कि ओलंपिक्स की तारीख की सबसे लंबी थ्रो थी। इससे पहले सबसे लंबी थ्रो 90.57 मीटर की गई थी। तो इस फतह के बाद नाज़रीन यूँ महसूस हो रहा है कि हमारी हाईली पोलराइज्ड सोसाइटी को अरशद नदीम ने मुत्तहद कर दिया है। हुकूमत हो या अपोजिशन, नून लीग के सपोर्टर हो या PTI का, सब अपने अपने आपसी इख्तलाफात भुला चुके हैं और पेट्रियाटिज्म के सेंटिमेंट से सरशार हैं और पाकिस्तानी होने पर फ़ख्र महसूस कर रहे हैं। इस सेगमेंट में हम जहाँ एक तरफ ज़ाहिर अरशद नदीम की जीत सेलिब्रेट करेंगे, वहीं थोड़ा क्रिटिकल एनालिसिस भी करने की कोशिश करेंगे ये देखने के लिए कि क्यों ये मेडल जीतने में हमें 32 साल का तवील अरसा लग गया और पाकिस्तान में मौजूद टैलेंट और स्पोर्ट्स की फील्ड को एक्सेलेंस पर पहुंचाने के लिए ऐसे क्या इक़दाम हैं जो हुकूमत नहीं कर रही और उसे करने चाहिए। इसी पर बात करेंगे प्रोग्राम के पहले हिस्से में। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सीनियर तज़ियाकार नजमुल साकिब साहब, राव खालिद साहब और साकिब बशीर हमारे साथ। सभी का बहुत शुक्रिया। नजमुल साकिब साहब, सबसे पहले तो ये बताएं कि कितनी खुशी आपको कल महसूस हुई ये कंपटीशन देखकर? रामीन, मुझे तो बचपन में एक मुहावरा पड़ा था, दिल बल्लियों उछलना। मुझे रात को समझ में आई कि इसका मतलब क्या है। सही बात है, सेम फीलिंग। कोई खबर खुशी की कहीं से मिले मुनीर, कोई खबर खुशी की कहीं से मिले मुनीर, इन रोज़ो शब में ऐसा भी एक दिन कमाल हो। क्या बात। अब हुआ ये है कि खुशी की खबर भी है और रामीन कमाल भी हो गया। बिल्कुल। अब कल से हम देख रहे हैं, यानी टीवी स्क्रीन जो हैं, अखबारात आप देख लें, आप जिस जगह पे जाएं, जो छोटी छोटी महफिलें हैं, गली मोहल्लों में चले जाएं, यही बात हो रही है। और आपने एक बड़ी अच्छी बात की है कि इसने कौम को मुत्तहिद करने में एक नुमायां किरदार अदा किया है। मुझे तो यूं लगा जिस तरह के वो जो रिलीफ देना था हुकूमत ने, जो कोई भी उस चीज़ का नाम है रिलीफ, वो इस नौजवान ने हमें दे दिया है। बिल्कुल। यानी पूरी कौम में एक यक जुम्बश कलम जिसको कहते हैं ना, एक खुशी की लहर दौड़ गई। और उसके बाद ये हुआ कि पहले तो यकीन ही नहीं आया और फिर हमने देखा, वो अंग्रेजी में कहते हैं सक्सेस हैज़ मैनी फादर्स। राइट। अचानक बहुत सारे लोग निकल आए जिन्होंने कहा जी कि ये तो क्रेडिट तो आपको जाता है और आपने ये कर दिया और फलाना। किसी ने कहा जी जब वो कॉमनवेल्थ में गए थे तो हमने इतना इनाम दिया, हमने उनकी ये किया। और यार आपने उसको जेवलिन तक तो ठीक तरह से लेके नहीं दिया। अब क्या बात कर रहे हैं, 2 महीने पहले वो जिस खेल की वजह से। हाँ, तो मुझे जाती तौर पे ये सारी बातें जो है ये होती रहेंगी, इस प्रोग्राम में भी होती रहेंगी और कुछ अरसे तक चलती रहेंगी। मुझे इस वाक़े ने जो खुशी दी उसके साथ थोड़ी सी शर्मिंदगी भी दी और उस शर्मिंदगी का मैंने अभी यानी वो इजहार कर दिया कि ये नहीं है कि एक अरशद नदीम कहीं से आएगा, मियाँ चुन्नू से निकलेगा और वो सारे ऑड्स के अगेंस्ट वो बताएगा कि मैं हूँ। अब उसमें पता नहीं कितने अरशद नदीम हैं जो इस चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं सिर्फ जेवलिन में। और ये भी देखिएगा कि हमारे गली मोहल्लों में, ख़ासतौर पे पंजाब में, जेवलिन थ्रो कोई ऐसी कोई चीज़ नहीं है जो सारे खेलते हैं। वो क्रिकेट की बात करें, फुटबॉल की बात करें, हॉकी की बात करें, आप ये गेम्स हैं जो चलती हैं। बैडमिंटन ले लीजिए, हत्ता कि आप टेबल टेनिस भी ले लीजिए, ये तो एक अजीबोगरीब खेल है। और इसमें आपने, और फिर ये याद रखिएगा कि पूरे 192 ममालिक की बात हो रही है यहाँ पे, कि पूरे कुर्राए अर्ज की बात हो रही है। और इसमें अगर फर्ज करिए एक आदमी 18वें नंबर पे भी आता है ना, 17वें नंबर पे भी आता है, तो वो भी कहेगा, अपने बच्चों को बताएगा कि देखो मैं उस वक्त उस इवेंट में पूरे कुर्राए अर्ज में, इस पूरी दुनिया में 18वें नंबर पे था। और ये बरखुरदार हमारा जो है ये तो पहले नंबर पे आया है। दूसरी बात इसमें जो मुझे समझ आई वो ये कि सबसे ज़्यादा बड़ी सक्सेस लेने के लिए या किसी भी सक्सेस के लिए ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ पैसा ही हो। अगर पैसा ही होता तो फिनलैंड वाले भी तो थे ना बीच में, पूरा स्कैंडिनेवियन था, अमेरिका भी बीच में था, ऑस्ट्रेलिया भी था, क्यों हमारा बरखुरदार। तीसरी बात मुझे जो समझ आई वो ये है कि
अब उनकी वापसी जब होनी है तो उनका इस्तकबाल तो करेंगे। अभी अभी हमने इसी यानी 92 की स्क्रीन पे मैंने देखा कि मिनिस्टर ऑफ स्पोर्ट्स जाके उसको रिसीव करेंगे। प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं करेंगे? ठीक बात है, प्राइम मिनिस्टर क्यों नहीं करेंगे? और सबसे बड़ा इस्तकबाल इसका होना चाहिए क्योंकि इसने एक ऐसा काम किया है। और ये जो लोग कह रहे हैं ना जी 1992 के बाद अभी मिला, और बाबा 1992 का जो आपको मिला गोल्ड मेडल वो 11 लोगों ने हासिल किया, इंडिविजुअल तो पहले ये अकेले ने हासिल किया है। ठीक बात है, ये पहला है और इसकी इब्तिदा हो रही है इस वक्त की। आखिरी एक दो बातें जी, देखिए, ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का, राइट, ये वक्त है इंट्रोस्पेक्शन का। और सिर्फ यही नहीं कि रियासत और हुकूमत करे कि जी वो किधर है हमारा जानशेर और वो जो जहांगीर, और कहाँ गई हमारी हॉकी, वो तो क्वालिफाई भी नहीं कर सकी इसको खेलने के लिए, जो कि अपने यानी जो सिल्वर मेडल थे वो जूतों में घुमाते थे कि ये यानी हम इसके काबिल नहीं है, हमें गोल्ड ही चाहिए। ये इंट्रोस्पेक्शन का वक्त है, खुशी का भी वक्त है, और साथ ही हुकूमत वक्त के लिए आगे 4 साल हैं जब तक पाकिस्तान इस इवेंट में नंबर 1 पे है। दुआ है कि इन 4 बरसों में 6-7 नहीं 2-3 अरशद नदीम किसी और इवेंट्स में पैदा हो जाए। बिल्कुल ठीक बात है। राव खालिद साहब, ज़ाहिर है जितनी हमें खुशी है अरशद नदीम के जीतने की, इंट्रोस्पेक्शन की नजबू साकिब ने बात की, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यही फैक्ट काफ़ी होना चाहिए कि पाकिस्तान के ओवरऑल ओलंपिक्स की तारीख में सिर्फ 11 मेडल्स हैं और यूएसए सिर्फ इस ओलंपिक्स में यानी 2024 के ओलंपिक्स में 103 मेडल्स जीत चुका है। इतना बड़ा गैप, 32 साल हमें लग गए एक मेडल लाने में। कहाँ पर आप देखते हैं फॉल्ट लाइंस क्या हैं? देखिए, पहले तो मैं नो डाउट बहुत एक ऐसी अनहोनी कह ले हमारे लिए तो जिस किस्म की सहूलतें उसको मैसर थी, जिस किस्म की हमारे यहाँ सूरत हालात है, तो इसको हम एक तारीखी है ही है, लेकिन इट्स वेरी गैर मामूली और अनहोनी किस्म का एक वाक़या है, अनहोना वाक़या है, जिसको हमें जितना भी सेलिब्रेट किया जाए कम है। और इस महीने में जब हम 14 अगस्त सेलिब्रेट करने जा रहे हैं, यकीनन मज़ा दुबाला हो जाएगा 14 अगस्त का। खुद उसने भी कहा, अरशद नदीम ने भी कहा कि मैं जाके इसको मनाऊंगा। और क्रेडिट की जहाँ तक बात है, वो मेरा ख्याल है अरशद नदीम के अलावा किसी को नहीं जाता। ठीक बात है, बिल्कुल, इसमें कोई ज़्यादा से ज़्यादा उनके कोच है सलमान इकबाल भट्ट साहब, सुना उन्होंने भी बड़ा उस पर यकीन रखा, और उनके साथ जो भी टीम थी उनको भी मुबारकबाद हो। लेकिन अरशद नदीम के अलावा ये क्रेडिट किसी को नहीं जाता, या उसकी फैमिली को जाता है। हमने जिस किस्म की रुकावटें उसके रास्ते में खड़ी करने की कोशिश की, जिस तरह से उसको डिस्करेज किया, उसकी पूरी एक हिस्ट्री है, उस पर किताब लिखी जा सकती है कि किस तरह से उस बच्चे ने कोशिश की, मेहनत की। और हम एक जेवलिन की बात थी, पंजाब स्पोर्ट्स बोर्ड ने कहा जी हमारे पास पैसे नहीं है जेवलिन लेकर देने के। मैंने आज रेट पता किया है, जो सबसे बेहतरीन उसका है ना, वो पाकिस्तानी रुपीज में 45,000 रुपए का है बस। तो आप मुझे अंदाजा कर लें, स्पोर्ट्स बोर्ड का करोड़ों अरबों रुपए की तनख्वाहें ले रहे हैं। राव खालिद साहब, जब वो जीत गया है बंदा, तब उसको करोड़ों इनामात के ऐलानात हो रहे हैं, लेकिन एक 45,000 का जो उसका गैजेट था वो उसको देने के रवादार नहीं थे, कोई भी फंड करने को तैयार नहीं था कोई भी। तो बड़ा मजाक है ना फिर। जी बिल्कुल, ये वो वजह जो आप पूछ रही हैं कि क्या वजह है कि हम इस तरह से नहीं कर पाते, बाकी शोबों में किसी भी शोबे में नहीं कर पाते। इवन कई शोबों में पैसे भी बहुत है, लेकिन स्टिल वो जो कमिटमेंट है, जो उसका मैं कहता हूँ इसकी जो कहते हैं जहद मुसलसल और अज़्म मुसम्मम, ठीक बात है, ये 2 बेसिक चीज़ें थी, क्वालिटीज़ थी जो इसने नहीं छोड़ा। और सबसे बुनियादी बात, उसका जो टैलेंट आइडेंटिफाई हुआ। ये क्रिकेटर बनना चाहता था, इसने कबड्डी खेली, फुटबॉल खेला, वॉलीबॉल खेला। उसके भाई ने उसको कहा कि ये तुम में खूबी है, तुम इस पे कंसंट्रेट करो। और उसके बाद फिर उसने कोशिश की और उसी तरफ वो लग के टैलेंट की आइडेंटिफिकेशन जो है बुनियादी तौर पे। अब एक बहुत अच्छा कह ले फुटबॉलर है, या हॉकी का बहुत अच्छा प्लेयर है, या स्क्वॉश का बहुत अच्छा प्लेयर है। हम रिवायती तौर पे क्रिकेट में सब लगे हुए हैं, उनमें से बहुत से दूसरी स्पोर्ट्स में बहुत अच्छे प्लेयर हो सकते हैं। न्यूजीलैंड की टीम है जिसमें आधे खिलाड़ी हॉकी के खेलते होते थे क्रिकेट टीम में, और फुटबॉल में भी उनके बंदे, रग्बी में भी उनके खेल रहे होते थे। तो एक एथलीट है, उसमें टैलेंट, मल्टी टैलेंटेड होता है एथलीट बुनियादी तौर पे, लेकिन उसको ग्रूम करना, उसको संभालना, उसको ट्रेन करना, उसको वो सहूलतें देना, उसको माली तौर पे मदद करना, इनकरेज करना, राइट कोचिंग स्टाफ। हमारे पास कोई एक भी फैसिलिटी इस तरह की नहीं है। पैसों का मैंने आपको बता दिया हमारे यहाँ सूरत हाल क्या है कि 45,000 का जेवलिन लेके देने के लिए हम कहते हैं पैसे नहीं है। उसके बाद आप स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ आपकी देख लें,
उन इलाकों में जहाँ से ये आया मियाँ चन्नू से, खानेवाल की तहसील है, जी ठीक है, कस्बा अच्छा कस्बा है, शहर है, बहुत बैकवर्ड भी नहीं है, लेकिन स्टिल जीटी रोड के ऊपर मौजूद है। स्टिल वहाँ पे स्पोर्ट्स फैसिलिटीज ऐसी नहीं है कि आप वहाँ पे कोई बहुत टैलेंटेड लड़का हो तो वो आ जाए। मुझे शब्बीर याद आ रहा है, खानेवाल का लड़का जो 6-6.5 फुट का था, फास्ट बॉलर था। तो वहाँ पे इस किस्म के हाइट के हवाले से, कद काट के हवाले से। मैं अपने शहर की बात करता हूँ, शोरकोट की। एक फैमिली थी, उनकी बच्चियाँ जो थी वो माशाल्लाह से बड़ी वेल बिल्ड और तगड़ी थी। वो जेवलिन थ्रो करती थी। अच्छा। ये इसमें एथलेटिक्स में बड़ी अच्छी थी और वो कह ले नेशनल लेवल तक कर सकती थी ये काम। लेकिन यही हुआ कि कुछ स्पोर्ट नहीं मिली, वो थोड़ा बहुत जहाँ तक खेल सकी, यूनिवर्सिटी कॉलेज वगैरह वहाँ तक उन्होंने खेला। मेरे अपने शहर के 3 एथलीट थे जो एशिया के रिकॉर्ड को जिन्होंने बराबर किया हुआ था। अच्छा। पाकिस्तान के चैंपियन रहे 6-7 साल वो बारी बारी। उनको किसी ने ग्रूम नहीं किया, उसके आगे किसी को उनको ग्रूम करने की कोशिश नहीं की, न टैलेंट किसी ने तलाश किया। ये बहुत बड़ा सीरियस मसला है। हमारे क्रिकेट के लिए टैलेंट हंट वगैरह के लिए जाते हैं, वो भी पता नहीं कहाँ जाते हैं, वो उनका भी अल्लाह ही मालिक है कि किस तरह से वो जाके तलाश करते हैं, किस तरह से नहीं करते। आप देख लो उसमें किस तरह से सूरत हाल हमारा हुआ है। और सबसे बढ़ के जो हमारी जितनी तंजीमें बनी हुई हैं, स्पोर्ट्स तंजीमें जितनी भी हैं, फुटबॉल है, हॉकी है, क्रिकेट है, कबड्डी है, सब की पैरेलल तंजीमें चल रही हैं। नेशनल से लेके डिस्ट्रिक्ट लेवल तक 2-2 तंजीमें बनी हैं, 3-3 तंजीमें बनी हैं। फुटबॉल के ऊपर इतनी एम्बेरसमेंट हमें इंटरनेशनली फेस करना पड़ी। वो कैप्टन सफदर साहब थे एक तरफ और दूसरी तरफ फैसल साले हयात थे। जी जी। तो वो एक अजीब कश्मकश लगी हुई थी। इंटरनेशनल ने हमें बंद कर दिया, बैन कर दिया। तो ये तंजीमें जिन्होंने खेलों को फरोग देना है वो अपनी सियासत में लगी हुई हैं, अपने चक्कर में लगी हुई हैं, मुझे लेने के चक्कर में। यही पॉइंट लेके मैं जरा आगे जाना चाहती हूँ साकिब की तरफ। जो है ये पॉलिटिक्स की जो आपने बात की, साकिब, आज ख्वाजा आसिफ साहब ने भी फ्लोर पर खड़े होकर ये बात की कि फुटबॉल, ओलंपिक्स और हॉकी में जितनी करप्शन या जितनी सियासत होती है उतनी तो हम सियासतदान भी सियासत नहीं करते। बात यह है कि ये ख्यालात उनको, या अगर तो उनको ये बात पता है कि सियासत होती है बहुत ज़्यादा, तो क्यों फिक्स नहीं किया कभी भी, क्यों कोशिश नहीं की इन महकमों को फिक्स करने की? और कोई भी कंपटीशन जीतने या हारने के बाद ही क्यों ये बातें याद आती हैं? क्यों कोई प्रैक्टिकल इम्प्लीमेंटेशन की तरफ नहीं जाया जाता, प्रैक्टिकल इक़दामात की तरफ नहीं जाया जाता? यही तो सवाल है कि पिछले 2 साल से, 2.25 साल से वो हुकूमत में, अभी रिसेंटली अगर देखा जाए तो उन्होंने क्या किया है? ये जो बात उन्होंने कर दी, मतलब तो उस पर किया क्या है? जब अब उनको पता है सब कुछ जो कुछ हो रहा है, और जिस तरह जो है वो मतलब ये स्पोर्ट्स बोर्ड है, फेडरेशंस हैं, जितनी भी एसोसिएशंस हैं, उनका जो किरदार जिस तरह है, तो उस पर कुछ नहीं किया। लेकिन उनका अमल देख लें। अभी एक खबर में पढ़ रहा था मार्च 2024 की, तो उसमें ये जेवलिन जो है वो उनकी एक ही थी, वो ख़राब हो गई, तो उसके चल रहा था कि उसके लिए फंड्स नहीं है, जिस तरह राव साहब ने बताया। ये मार्च 2024 की बात है। आज हम अगस्त 2024 में, सिर्फ 5 माह पहले की बात है। और आज क्रेडिट लेने वाले, कल वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ साहब ने यकीनी तौर पे यूथ फेस्टिवल आपने करवाया, वहाँ पे लोग आए, बहुत सारे लोग आए और उसमें हुआ। लेकिन उन्होंने रात जो ट्वीट किया, उस ट्वीट में ख़ास तौर पर उन्होंने वो लगाया कि जिसमें वो 10 लाख रुपए का शायद जो है वो इनाम भी दे रहे हैं। तो क्रेडिट लेने वाले और सारे आ जाते हैं। तो लेकिन ये है कि मार्च की बात कर रहे हैं कि उनको जेवलिन जो है मिल नहीं रही थी, फंड्स नहीं है, कोई इस तरह की चीज़ें हैं। तो ये सारा क्रेडिट जो है वो अरशद नदीम को जाता है। उनका जी बिल्कुल, आप जो है उनका देख लें, पूरा ट्रैक रिकॉर्ड उनका देख लें। अरशद नदीम के हवाले से वो बताया जाता है कि वो क्रिकेट भी खेलते थे, हॉकी भी खेलते थे, कबड्डी भी खेलते थे, बैडमिंटन भी खेलते थे। तो उनके जो कोच है वो उनको मतलब उन्होंने कहा कि आप जो है वो इस तरफ आए। जेवलिन जो है लोगों को अमूमी तौर पर पता भी नहीं था, रवाज भी नहीं था। उन्होंने बहरहाल जो है ये भी एक चीज़ बिल्कुल उन्होंने इंट्रोड्यूस कराया। एक मैं फिगर निकाल रहा था कि ये 2016 की बात है कि वहाँ पे उन्होंने 78.33 ये इंडिया में हुआ था, ये जो नीरज जो चोपड़ा है उनके खिलाफ उनका मुकाबला था। तो 78.33 ये 2016 की बात है। आज 8 साल के बाद वो 92.97 पे पहुंच गए और टॉप किया और गोल्ड मेडल दिया। इसका मतलब ये है कि जो अरशद नदीम है, अरशद नदीम ने ये नहीं देखा कि सहूलियात हैं नहीं है, आलमी स्टैंडर्ड्स का कोई कोचिंग स्टाफ है नहीं है,
कुछ भी नहीं देखा। मेहनत उन्होंने जारी रखी है, उसी का उनको फल मिला है। एक तरफ इंडियन जो उनके खिलाफ है उसके बारे में बताया जाता है कि 177 जो जेवलिन है वो उनको भारतीय हुकूमत ने लेकर दी थी, यहाँ एक नहीं मिल रही थी। तो मुकाबला आप देख लें, तो ये जो मतलब सिचुएशन बिल्कुल। फिर यह है कि फिर एक और बात भी है, अभी तो 10 करोड़ जो है वो पंजाब की हुकूमत ने भी, 5 करोड़ सिंध की हुकूमत ने, सब ने जो है वो ऐलानात तो कर दिए, लेकिन बेहतर होता कि आप पहले ही इसको देखें। इनको ये जो हमारे असल में जो हीरो हैं, अरशद नदीम, इनफरादी तौर पर इन्होंने पहली दफ़ा पाकिस्तान ने जो है वो ये तमगा लिया है, इनफरादी मुकाबले जो ओलंपिक्स में। तो ऐसे हीरो को हमेशा याद रखना चाहिए। जरूरी नहीं कि जब टाइम आए उसी वक्त, जिस तरह हम शाहीन अफरीदी, बाबर आजम, उनको जो ट्रीट किया जाता है उस तरह इनको जो है ट्रीट नहीं। इनके लिए स्पॉन्सर ढूंढे जा रहे थे, अभी ओलंपिक से पहले जो है बताया जाता है कि ढूंढे जा रहे थे, कोई जो है वो स्पॉन्सर करने के लिए जो है वो तैयार नहीं था। फिर एक और जो खबर थी पिछले कुछ 3-4-5 माह पहले, वज़ीर आज़म ने ये कहा कि उन्होंने कहा कि डिपार्टमेंटल जो स्पोर्ट्स हैं उनको बहाल कर दिया जाए। इमरान खान साहब ने ख़त्म कर दी थी, उस पर कोई अमल ही नहीं हुआ। मतलब अमली तौर पर इक़दामात हुकूमत पे देख लें कि वो भी ज़ाहिर सी बात है, पॉलिटिक्स और बहुत सारी चीज़ें हैं जिसमें वो अभी जो है वो गए हुए हैं और उसमें इनमें शायद उनको टाइम जो है वो नहीं मिल रहा। फिर एक और बात जो बताया जाता है कि ये जो अरशद नदीम है, इनके बारे में इनको रूसी ट्रैक्टर जो है वो कहते हैं इनके गांव में। अच्छा। वो कहते हैं कि आम जो ट्रैक्टर्स हैं वो जो वजन ज़्यादा जो है वो नहीं खींच सकते, खाद होती है, तो रूसी ट्रैक्टर में ज़्यादा जो है वो ताकत होती है, तो रूसी ट्रैक्टर का नाम उन्होंने वहाँ पे गाँव में दिया। तो एक पूरा जो बैकग्राउंड उनका गांव का है, वहीं पे उन्होंने मेहनत की, वहां से ऊपर मुकाबले करते गए, मेहनत नहीं छोड़ी और आखिरकार अल्लाह ताला ने उनको सुरखरू किया और पूरे दुनिया में पाकिस्तान का नाम उन्होंने रोशन किया। इसके लिए हमें उन पर जो है वो बहुत ज़्यादा फ़ख्र है। बिल्कुल ऐसी हमें फ़ख्र है, लेकिन वही बात है कि क्रेडिट उसी बंदे को जाता है जो स्ट्रगल के दौरान आपका साथ दे, आपको अपलिफ्ट की कोशिश करे, ना कि जब आपको आपकी सक्सेस का, अपनी मेहनत का फल मिल जाए उसके बाद आपकी क्रेडिट लेने की कोशिश करे या उसके बाद आपको हेल्प आउट करने की कोशिश करे। उसका तो कोई ख़ास फ़ायदा होता नहीं है। ये हमारी हुकूमत को सोचने की ज़रूरत है। यहाँ लेते हैं ब्रेक, स्टे विद अस। वेलकम बैक नाजरीन। हुकूमत के पास 2 महीने का वक्त है। 2 महीने में हुकूमत का धड़न तख्ता होने वाला है। खान साहब की जानिब से सहाफ़ियों से गुफ्तगू के दौरान ये पेशगोई की गई। अब दिलचस्प बात यह है कि ये पेशगोई सिर्फ खान साहब नहीं कर रहे, बल्कि फिच की रिपोर्ट और ख़ुद हुकूमत के अपने अंदर से इन खदशात का इजहार किया जाता रहा है। पीपल्स पार्टी के सीनियर रहनुमा मंजूर वसान की अगर बात की जाए तो उन्होंने भी पेशगोई की है कि मुल्क में 2 या 2.5 माह के दौरान कुछ भी हो सकता है और ये भी मुमकिन है कि कौमी असम्बली तहलील कर दी जाए और कुछ वक्त के लिए केयर टेकर हुकूमत भी आ सकती है। फिर खुद ख्वाजा आसिफ साहब ने मखसूस नशिस्तों का फैसला जब आया PTI के हक़ में, तो उसके बाद इस खदशे का इजहार किया कि अक्टूबर के बाद 8 फरवरी के जो इलेक्शन हुए थे उस पर कोई केस सुना जा सकता है, क्वेश्चनेबल हो सकता है। मगर दूसरी तरफ ये देखा जाए तो कल शहबाज शरीफ साहब ने इदारों और हुकूमत के दरमियान मिसाली कोऑपरेशन की बात की है। तो हुकूमत के 2 माह रह जाने की पेशगोई को आज के हालात और वाक़यात कितना जस्टिफाई कर रहे हैं, इसी पर अपने तजियाकारों की राय जानते हैं। राव खालिद साहब, क्या है ये 2 माह का फिनोमेना? देखिए, मैं तो कब से कह रहा हूँ, पता नहीं इमरान खान साहब ने मेरी बात सुन ली है, वो दलदल का लफ्ज़ भी उन्होंने यूज़ किया, गर्दन तक हम धंस चुके हैं और बस सर बाहर है, तो वो भी उन्होंने यूज़ किया। इसके लिए किसी ज्योतिष होने की ज़रूरत नहीं है, कोई इल्म नजूम या कोई गैब का इल्म जानने की ज़रूरत नहीं है। आपके सामने है हर चीज़, आपको नज़र आ रही है। PDM 1 और PDM 2 की जो गवर्नमेंट है पूरी, उसके पहली तो बुनियादी बात जो है, जिस बुनियाद पे हुकूमत बनती है, अवाम वोट देती है, उसके बाद एक मुंतखब हुकूमत आती है, तो वो आपकी बुनियाद ही ठीक नहीं है, बुनियाद गलत है। वो अगर बुनियाद ठीक करने की कोशिश की जाएगी तो हुकूमत तो गिर जाएगी वैसे ही। और वो कब ठीक होती है, ख्वाजा आसिफ के मुकाबले अक्टूबर में होनी है शायद, तो अभी रिजर्व सीटों पर भी काफ़ी अफरा तफरी मची हुई है। दूसरी बात है आपकी माशी सूरत हाल, गवर्नेंस की सूरत हाल, सिक्योरिटी की सूरत हाल। तो मसला ये है कि आपके यहाँ सनत की सूरत हाल ख़राब है, कारोबार तबाह हो रहे हैं, महंगाई की सूरत हाल है, अवाम पिस रहे हैं महंगाई में, बिजली की हो या अदरवाइज़ कुछ हो। तो उसके बाद अगर कोई ये तवक्को करता है कि ये हुकूमत चलेगी और वो बहुत बड़ा कारनामा सर अंजाम देगी, तो वो किसी महाज पे तो डिलीवर कर नहीं पा रहे, तो चलेगी कैसे, ये समझ नहीं आती। अगर हुकूमत से चिमटे रहने से हुकूमत चल सकती है
तो वो तो चिमटे हुए हैं, वो तो छोड़ने को तैयार नहीं है, वो तो बिल्कुल यानी उन्होंने जप्पा डाला हुआ है। हुकूमत की कि नहीं, हमने कंटिन्यूटी में नहीं राव छोड़ना, खालिद साहब, हमको आपको बिल्कुल, एक रुकावट अदलिया की जानिब से लग रही है आने वाले दिनों में, यही बात है? क्योंकि बाकी तो इदारों के साथ सेम पेज चल रहा है ना इस वक्त, कल की भी तकरीब में हमने ये देखा। देखिए अदलिया ने कौन से आपके IMF मुआहदे के खिलाफ कोई बयान दिया है या कोई केस टेकअप किया है? IPBs का इशू चल रहा है, सुप्रीम कोर्ट में गए हैं गौहर एजाज साहब, वो भी अभी तक टेकअप नहीं हुआ। उसके अलावा कौन से ऐसे गवर्नेंस के मामलात हैं जिसमें अदलिया मुदाखलत कर रही है और हुकूमत को काम करने से रोक रही है? बहुत सी चीजें, मैं कई दफा ये कह चुका हूं, जो हमारे करने के काम है, जो हमने ठीक करना है, जैसे बिजली की आप मिसाल ले लें, उसमें अदलिया, एस्टेब्लिशमेंट, अवाम, PTI, अपोजिशन, किसी का कोई ताल्लुक नहीं है। 40% आपकी लीकेज पिलफरेजेस हैं मुख्तलिफ तरीकों से, लाइन लॉसेज हैं, चोरी है, अदरवाइज है। वो किसने ठीक करना है? उसमें क्या करेंगे आप? अदलिया कोई फैसला देगी तब आप ठीक करेंगे या आपको इनिशिएटिव लेना चाहिए उसका? आप अगर 20% कम कर लेना तो ये बिल आधे हो जाएंगे। ये बिल्कुल यानी लिखी पड़ी बात है और सारे स्टैटिस्टिशियन ये कह रहे हैं कि अगर आप 20% भी उसमें से पिलफरेजेस को रोक लेते हैं, चोरी को रोक लेते हैं, लाइन लॉसेस को कम कर लेते हैं, तो आपका आधे बिल आधे हो जाएंगे। तो वो किसने करना है? उसमें क्या अदलिया रुकावट बनी हुई है, मैं बना हुआ हूँ, या अपोजिशन बनी हुई है, या PTI बनी है, इमरान खान साहब जेल से कोई उसमें टांग अड़ा रहे हैं इस सारे मामले में? लेकिन राव खालिद साहब, गवर्नमेंट तो ये कह रही है कि भाई हमने तो डिफॉल्ट से बचाया पाकिस्तान को, वैसा FC की मदद से हम आगे से आगे बढ़ रहे हैं, हमारे मुआशी असारी बेहतर होते जा रहे हैं, तो वो तो बहुत पॉजिटिव एक इमेज उनकी क्रिएट हो रही है जिस तरह से बातें कर रहे हैं। बिल्कुल कर जरूर रहे हैं, लेकिन उनको खुद भी यकीन नहीं है ना, उन चीज़ों पे खुद यकीन नहीं रखते वो, तो फिर ये क्यों शक का इजहार कर रहे हैं अपनी हुकूमत के जाने का, या अपनी हुकूमत के कमज़ोर होने का, या अपनी हुकूमत की जो मुश्किलात का रोज़ रोना रो रहे होते हैं बैठ के। ठीक है, मेरी दिलचस्पी ये नहीं है कि हुकूमत 2 माह चलती है या 6 माह चलती है। मेरी दिलचस्पी ये है कि अगर ये हुकूमत चलती है या चली जाती है, तो क्या हल है हमारे पास मामला को ठीक करने का? जिस जगह पे हम पहुंचे हुए हैं उस जगह से हम किस तरह से हम ठीक कर पाएंगे? एक खबर आ रही है जी शायद टेक्नोक्रेट्स की गवर्नमेंट आ जाएगी तो वो शायद कुछ कर लेगी, वो भी कुछ नहीं करेगी। तो मसला ये है कि उस हल की तरफ हम क्यों नहीं जल्दी से बढ़ रहे? उसमें मसला क्या है? आपको ज्यादा से ज्यादा क्या होगा? आप इलेक्शन हार जाएंगे ना। एक फेयर एंड फ्री इलेक्शन कराएं, साफ शफाफ इलेक्शन कराएं, अवाम जिसको मुंतखब करती है उसको हुकूमत दें। आप यकीन रखिए उस पर बैनुल अक़वामी कम्यूनिटी का भी ट्रस्ट होगा, अवाम का भी ट्रस्ट होगा, और उस ट्रस्ट के प्रेशर के नीचे वो काम भी ठीक करेंगे। अगर नहीं ठीक करेंगे तो ये कोई 2, 4, 5 साल कौमों की ज़िंदगी इतने लंबा अरसा नहीं होता। अवाम को मौका दें, उनको वोट आउट करें। आप जब उनको शंट आउट करते हैं ना, वैसे निकाल के फेंक देते हैं, तो वो 2 साल बाद फिर हमदर्दी का रोना रो गया, देखे जी हमें तो उठा के बाहर फेंक दिया गया, हमारी हुकूमत चलने नहीं दी गई जी, और जी उधर साजिश हो गई, एस्टेब्लिशमेंट ने ये कर दिया, अपोजिशन उसके साथ मिल गई थी, वो रो धो के 2-4 साल बाद फिर आ जाते हैं। जिस दिन ये वोट आउट होंगे ना, अभी वोट आउट 8 फरवरी को हुए हैं, जो पार्टियां वोट आउट 8 फरवरी को हुई हैं, यकीन रखें वो दोबारा नहीं आएंगी। इसी तरह से अगर आगे कोई पॉपुलर जमात जितनी भी पॉपुलर हो, जब वो वोट आउट होगी नहीं आएगी, आप जो मर्जी कर लें, जितनी मर्जी उसके पीछे सपोर्ट खड़ी कर लें, जितने मर्जी इलेक्टेबल्स दे आप, लेकिन वोट आउट होने का मौका नहीं दिया जाता। मसला ये है कि अभी तक जो है हुकूमत ने कोई ऐसी काविश नहीं की जिससे वो हुकूमत बेहतर कर सके, गवर्नेंस बेहतर कर सके, मामला ठीक कर सके। तो किस उम्मीद पे वो बैठे रहेंगे? अगर तो हमें सताने के लिए बैठे हैं तो बैठे रहे, फिर हम तो तंग हो ही रहे हैं, इसका नतीजा भी निकल सकता है किसी वक्त। ठीक है नजमुल साकिब साहब, अगर हुकूमत नहीं चलेगी, हुकूमत 2 माह बाद अगर ख़त्म हो जाती है, तो आपको क्या लगता है कि इसमें हुकूमत की अपनी गवर्नेंस का इशू होगा, इस वजह से वो अपने बोझ तले खुद गिरेगी, या फिर एक्सटर्नल फैक्टर्स की ही मुदाखलत होगी एक बार फिर, जैसे कि हम हर दफ़ा देखते हैं? सबसे पहले तो हुकूमत को खुद पता होगा कि वो क्यों गिर रही है, क्यों जा रहे हैं। अच्छा। और आप यकीन कीजिए, मैं जब बात करता हूँ ना अपने दोस्तों से जो मुस्लिम लीग नून के हैं, वो हाथ जोड़ रहे हैं, ऊपर देख रहे हैं आसमान की तरफ कि कोई रास्ता निकले तो हम इसमें से निकले। ऊपर का रास्ता, वो जिसको फेस सेविंग कहते हैं, ऊपर का रास्ता की या बारी तला को मेहरबानी फरमा, कोई ऐसा हल निकाल, कोई ऐसी चीज हो जाए कि जिसमें हमारी इज्जत भी रहे, राइट, हमारी इज्जत भी रहे और इससे जान भी छूटे। देखिए रामीन, सीधी सी बात है,
जब आपने मकान बनाना हो ना, ये तो मुल्क के आगे एक हुकूमत की बात हो रही है जी। आपने मकान बनाना हो तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी चीज़ होती है उसकी बुनियादें। आपकी बुनियादें अगर ठीक नहीं है, मकान तो खड़ा हो जाएगा, टेढ़ा रहेगा। हाँ। अब इस टेढ़े मकान को आप तो कहेंगे मकान तो है, ठीक बात है। और कोई कहेगा जी हुकूमत चल रही है, चल तो रही है, किस तरीके से चल रही है, जो हुकूमत को करना चाहिए क्या वो इस काबिल है कि कर रही है, इस पे बहुत सारे सवालिया निशान है। ठीक है। देखिए, ये सवाल कभी भी नहीं था, ये सवाल कभी भी नहीं था कि ये हुकूमत जो है ये कितनी देर चलेगी, ये कैसे आई है, इसका सबको पता है। मुझसे ज़्यादा आपके जो 92 के नाजरीन हैं ना, उनको ज़्यादा पता है। सवाल ये है कि कितनी देर तक चलेगी, और उसके लिए जो बुनियादी जवाब है वो ये है कि वो लोग जो उनको लेके आए, वो सिस्टम जो इनको लेके आया है और जिस तरीके से लेके आया है, उस सिस्टम पे ही डिपेंड करता है। इन्हिसार उन्हीं लोगों पे है कि वो कितनी देर तक करते हैं। और उसमें हमें जो शवाहिद नज़र आ रहे हैं, जो क्राइम नज़र आ रहे हैं, कि जो उनकी तरफ से हमें पता लग रहा है इनडायरेक्टली, वो ये है एज फॉलोज कि आपको काम दिया था 1 2 3, ना आपसे मईशत संभली, ना खान का सैलाब संभला, ना ही आप जो है वो हमारे मुल्क में ऐसा कोई यानी फजा लेके आ सके जिससे कि अवाम में जो है वो बेचैनी और मायूसी कम हो। तो क्यों ना आपको चेंज कर दिया जाए, क्यों ना ये सिस्टम दोबारा से किया जाए, क्योंकि आपसे चल नहीं रहा। और ये वो वक्त है जिसका आपने जिक्र किया है, जब ख्वाजा आसिफ साहब ने आके कहा था लगता है कि सिस्टम डीरेल हो रहा है। अब आ जाए इस वक्त की बात, और इस वक्त मेरी भी इस वक्त की आखिरी बात कि सारी नजरें, ये जो आपने 2 महीने की बात की है ना, जो खान ने कहा है कि 2 महीने, वो सीधी सी बात सुप्रीम कोर्ट की है। अच्छा। 2 महीने बाद 2-3 बड़ी अहम चीजें होने वाली हैं सुप्रीम कोर्ट में। एक तो हमारे चीफ जाने वाले हैं, लगता यही है। दूसरा ये कि वो जो यानी इलेक्शन की जो है ना वैलिडिटी, यानी इलेक्शन की लीगैलिटी, उस पे पीटीआई ने केस किया हुआ है। हाँ। वो नहीं, चैलेंज हो चुका है। हाँ, उसका मतलब फैसला, छुट्टियां तो जरा खत्म होने दें, जरा छुट्टियां तो खत्म होने दें। अच्छा, अब जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट ने हैरान किया है, ये अब आपका मखसूस नशिस्तों वाला देख के, और उसमें साथ ही उन्होंने एक दुमछल्ला डाल दिया पीटीआई को, आपने यानी सियासी पार्टी भी तस्लीम कर लिया। तो करीनस कयास ये है बात कि वो कोई ऐसा फैसला दे दे कि पूरे का पूरा जो आपका इलेक्शन है और उसके रिजल्ट हैं वो ही यानी तलफट हो जाता है, वही ख़त्म हो जाता है। तो फिर क्या रहेगा? फिर तो गुंजाइश ही कोई नहीं रहेगी। उसके बाद कौन सा बिल लेके आएंगे, उसके बाद कौन सा बिल लेके आएंगे? तो ये सारी बातें मुंतज हो रही हैं अक्टूबर में। इसीलिए खान साहब ने ये कहा कि 2 महीने। लेकिन ये याद रहे कि हमारे यहाँ एक रिवायत बनी हुई है कि जो आपकी ख्वाहिश होती है ना, किसी सियासतदान की, किसी बड़े आदमी की, किसी ऐसे आदमी की जो टीवी पे नज़र आता है, वो अपनी ख्वाहिश को वक्त का तयन दे देता है। बस जी ये ईद के फौरन बाद दमादम मस्त कलंदर होने वाला है, फलाना होने वाला है। वो डराता है, धमकाता है और अपनी तरफ से नॉस्ट्राडामस बनने की कोशिश करता है, नजूमी बनने की कोशिश करता है। इस हवाले से देखा जाए तो इन बयानात का कोई हिसाब किताब नहीं है। रियलिटी देखी जाएगी और हकायक जो है 2 महीने दा गज दा मैदान दे, ये आया अक्टूबर। ठीक है साकिब, ये बताएं कि जितने शोर खान साहब इस बारे में हैं कि 2 माह में हुकूमत गिरने वाली है, क्या उतने ही शोर वो इस बारे में भी हैं कि 2 माह बाद जब ये हुकूमत गिरेगी तो पीटीआई के लिए कुछ होगा, आगे गवर्नमेंट पीटीआई को मिलेगी, इस बारे में भी वो पूरा एतमाद है? नहीं, जो खान साहब हैं वो तकरीबन हर दूसरे तीसरे दिन बयानात देते हैं जिस पर जो है वो अगले 3 रोज जो है वो हुकूमत का रद्द अमल जारी रहता है। और वो अडियाला जेल जी कंट्राडिक्टरी भी होते हैं, और अडियाला जेल में बैठकर वो भी शायद साइकी जो है वो कहीं ना कहीं समझ गए हैं कि जितने ज़्यादा बयानात वो देंगे उससे ज़्यादा रद्द अमल वो देंगे, तो डिस्कशन अंडर डिस्कशन जो है वो वही रहेंगे जो अडियाला जेल में बैठे हुए हैं। तो ये बयान भी एक तनाजुर है, कोई मतलब उन्होंने वो डेडलाइन नहीं दी कि ये 2 महीने में ख़त्म हो जाना है। तो उन्होंने एक मतलब वो कहते हैं कि ये 2 महीने की मेहमान है हुकूमत जो है, इस तरह जब बात करते हैं ना तो इस तरह बात की उन्होंने। लेकिन अगर ओवरऑल 3-4 चीज़ें देखी जाए तो वो सूरत हाल कोई अच्छी नहीं है।
एक बात तो ये है कि ये कमज़ोर हुकूमत है। फॉर्म 47 के इन पर जो इल्ज़ामात हैं उसमें आप देखें कि ट्रिब्यूनल पंजाब के अभी एक्टिव नहीं हो रहे, सुप्रीम कोर्ट का स्टे है, इस्लामाबाद का ट्रिब्यूनल एक्टिव नहीं है, स्टे है। ये फॉर्म 47 जब भी जिस दिन भी जो है वो खोलेंगे उस दिन जो है वो हुकूमत के लिए मसाइल होंगे। आज थोड़ी देर पहले ही जो पतन है उनकी एक रिपोर्ट आई है NA 128 सलमान अकरम राजा और ओन चौधरी के केस में। उन्होंने भी जो नताइज दिए हैं वो बड़े खौफनाक हैं और वो उन्होंने कहा है कि जिस तरह नवाज शरीफ साहब के केस में उनके हल्के में नताइज आए हैं, इसी तरह के नताइज जो है वो यहाँ पे भी इश्यूज़ हैं और बड़े पैमाने पर जो है वो उन्होंने सवालिया निशान उठाया है इस हल्के में भी। तो ये जो कमज़ोरी है फॉर्म 47 वाली, ये इतनी बड़ी कमज़ोरी है कि हमारे सोच वहमो गुमान से भी ज़्यादा है। आप किसी जो है वो MNA से मिल लें, आप किसी भी कोई मावन खुसूसी है, कोई वजीर से इवन मिल लें, अगर वो फॉर्म 47 वाला है तो उसको सेक्रेटरी लिफ्ट नहीं करवाते। वो कहते हैं कि मतलब वो जो आपको काम कहा गया है आप वही करें। तो ये इश्यूज़ हैं। फिर मखसूस नशिस्तों वाला जो मामला है, ये एक अजीब और गरीब सूरत हाल इसमें बन गई है। इसमें एक तो इलेक्शन कमीशन ने भी नज़रसानी डाल दी, नून लीग ने भी, इसी तरह पीपल्स पार्टी ने भी डाल दी, एक्ट भी बना दिया हुकूमत ने। वो एक्ट जो बनाया, इलेक्शन तरमीमी एक्ट किया है, वो 12 जुलाई के फैसले को गैर मौसर करने की एक कोशिश है। तो वो एक महाजराई बनेगी अदलिया के साथ। और इस महाजराई में जो आज काम हुआ है वो बज़ाहिर जवाब लगता है। आप जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने एक और केस था जहाँ पे जो जजमेंट थी सुप्रीम कोर्ट की, इम्प्लीमेंटेशन का केस था। तो उस इम्प्लीमेंटेशन में उन्होंने बड़े वाज़ेह अंदाज में लिखा है कि सुप्रीम कोर्ट को बतौर एपेक्स कोर्ट के आइनी तशरी, इंसाफ की फराहमी और आइन पर अमल दरामद का मुकम्मल इख्तियार हासिल है। तो ये और बहुत कुछ इस जजमेंट में जो लिखा गया है। तो इनडायरेक्टली जो इम्प्लीमेंटेशन है जजमेंट की कि 12 जुलाई के फैसले पर अमल दरामद होना है। आज चीफ जस्टिस काजी फाइसा, उनके पास एक केस लगा हुआ था इस्लामाबाद के, एक और जो है वो जजमेंट दी थी जो नेशनल पार्क है इस्लामाबाद का, उसके हवाले से, उस जजमेंट की इम्प्लीमेंटेशन के हवाले से। तो उन्होंने कैटेगोरिकली ये कहा कि ये कैसे हो सकता है कि हुकूमत जो है वो सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल ना करे, ये तो तौहीन अदालत है। सही बात है। तो ये जो बात है ये बड़ी इंपॉर्टेंट है। अगर उस फैसले पर अमल होता है तो हुकूमत के पल्ले जो है वो कुछ नहीं रह जाएगा, क्योंकि सिंगल लार्जेस्ट पार्टी PTI बन जाएगी पार्लियामेंट में। जब वो बन जाएगी तो वो जो हुकूमत कहती थी कि हमने तो पाबंदी लगानी है, आर्टिकल 6 लगाना है, पता नहीं क्या, तो वो चीज़ें फिर जो है वो कहाँ से कर सकेंगे। फिर एक जो है वो नैले पे दहला ये हुआ कि आज जो बिलावल भुट्टो जरदारी हैं, काफ़ी टाइम के बाद वो मंजरे आम पे आए, तो उन्होंने डायरेक्टली जो है वो चीफ जस्टिस काजी फाइज ईसा के फैसले को हिट किया है, जिस पे हम सब बात कर रहे हैं कि बल्ले के निशान के केस का फैसला सुप्रीम कोर्ट का दुरुस्त नहीं था कि एक बड़ी पॉलिटिकल पार्टी या उसको जो वोट करने के लोग चाहते थे उनको जो है वो उस हक से महरूम रखा गया। तो 13 जनवरी के फैसले पर जो है वो तनकीद पहले ही हो रही थी। सुप्रीम कोर्ट ने खुद भी कहा कि इलेक्शन कमीशन ने गलत तशरीह की। आज बिलावल भुट्टो जो है उन्होंने भी तनकीद कर दी। तो इसका मतलब है कि हुकूमत भी अगर जो है वो इस तरह देखेगी तो मेरा ख्याल मजीद चीज़ें जो है वो दुरुस्त नहीं चलेंगी। फिर एक और जो चीज़ है कि पीपल्स पार्टी आज भी मुकम्मल तौर पर जो है हुकूमत के साथ उस तरह नजर नहीं आती जिस तरह होना चाहिए। सारा बर्डन मुस्लिम लीग नून पे है, प्रेशर है, कमजोरी है। लेकिन ये मामलात कैसे आगे चलेंगे, जो अक्टूबर में जो तब्दीली होनी है चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट की, उस को बहुत अहमियत है उसकी। ठीक है नाज़रीन, डिस्कशन का सिलसिला जारी है। अगर देश की सूरत हाल के हवाले से कुछ करेंगे बात इस ब्रेक के बाद। स्टे विद अस। वेलकम बैक नाज़रीन। रीसेंट हिस्ट्री की सबसे बड़ी ब्लडी रेवोल्यूशन जिसमें 300 लोगों ने अपनी जानें गंवा दी और उसके नतीजे में एक अथॉरिटेटिव रजीम का तख्ता उलट गया। 15 साल से अनअपोज्ड इक़्तिदार पर बराजमान वज़ीर आज़म शेख हसीना वाजिद इस्तीफ़ा देकर मुल्क से भागने पर मजबूर हो गई। ये थी आवाम की ताकत, तलबा तहरीक की ताकत, जो एक हकीकी तब्दीली की सूरत में मटीरियलाइज हुई। इंटरम सेटअप अब बांग्लादेश में कायम हो चुका है, मगर सवाल ये है कि जनूबी एशिया की फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी में ये कैसे हुआ कि ग्रास रूट लेवल तक मुआशी खुशहाली के असरात ना पहुंच सके। हाईली क्वालिफाइड नौजवान बेरोज़गार थे, महंगाई चंद माह में डबल फिगर्स में दाखिल हो चुकी थी, और वो बांग्लादेश जो सेक्युलरिज्म और जमहूरी प्रिंसिपल्स पर बना था, जिसमें मिलिट्री को जमहूरी ताकत से, सियासत से बाहर धकेला गया था, कैसे ये जमहूरियत सिंगल पार्टी अथॉरिटेटिव
रूल में तब्दील हो गई और इसमें बाकी जमहूरियतों के लिए क्या असबाक हैं, इन्हीं तमाम पहलुओं पर करते हैं बात। नजमो साकिब साहब, फास्टेस्ट ग्रोइंग इकॉनमी इन साउथ एशिया, आउटपेस्ट पाकिस्तान एंड भारत, फिर भी गुर्बत, बेरोज़गारी, एजुटेशन, इसी तरह से हम इंडिया में भी देखते हैं कि इकॉनमी बहुत ज़बरदस्त जा रही, जीडीपी के आशारी बहुत अच्छे, मगर ग्रास रूट लेवल पे कोई खुशहाली नज़र नहीं आ रही है। फिनोमेना क्या है? सबसे पहले तो एक शेर सुनिए जी, और ये कई दफ़ा आपके प्रोग्राम में सुना चुका हूँ। ये इतना रेलेवेंट शेर है, इससे कई चीज़ें, बहुत सारी चीज़ें ज़ाहिर हो जाती हैं। देखिए, ये जो लोग कहते हैं ना जी कि ये 6 दिन का ये था और 7 दिन और 300 जो तालिब इल्म और 6 स्टूडेंट लीडर और फलाना, वक्त करता है परवरिश बरसों, वक्त करता है परवरिश बरसों, हादसा एकदम नहीं होता। अब ये 15 साल सामने रखिए हसीना वाजिद के और अवामी लीग के, और उसमें जो न्यू दिल्ली से बात आती थी वो पूरी करते थे, और उनकी ज़िंदगी का मकसद ही ये था मैडम हसीना वाजिद का कि मैं कितने अच्छे तरीके से यस सर कर सकती हूँ न्यू दिल्ली को। और फिर हमने देखा, मैं जब से, यानी आप यूँ समझिए कि जयशंकर साहब वज़ीर ख़ारजा बने हैं, उससे पहले वो फॉरेन यानी सेक्रेटरी भी थे और वो एक बहुत ज़बरदस्त डिप्लोमेट भी थे। मैंने उनको हमेशा कॉन्फिडेंट देखा, मैंने उनको देखा कि जब वो बात करते हैं तो धड़ल्ले से, बड़ी मजबूती से, बड़े सब्र व तहम्मुल से। जी जी। ये पार्लियामेंट में जो वो खड़े थे या उन्होंने उससे पहले जो बयान दिया, मुझे ज़िंदगी में पहली मर्तबा जयशंकर साहब एम्बैरस्ड नज़र आए, सर्चिंग फॉर वर्ड्स। और उसमें उन्होंने कहा क्या कि उधर से हमें फ़्लाइट क्लियरेंस के लिए पूछा गया था कि फ़्लाइट क्लियरेंस, और हमें ये कहा गया था कि हसीना वाजिद जो हैं फॉर द टाइम बीइंग आना चाहती हैं। अब आप इससे अंदाज़ा लगा लीजिए, और इसके अंदर बहुत सारी कहानियाँ इस बयान में छुपी हैं। देखिए, ये इनकलाब नहीं है जो आया है बांग्लादेश में, ये एहतसाब है। इनकलाब नहीं है, एहतसाब है। और अगर आप अंग्रेजी में इसको मुझसे सुनना चाहती है ना, तो ये रेवोल्यूशन नहीं है, ये एवोल्यूशन है। ये एवोल्यूशन इसलिए है कि थोड़े से तो यानी साल गुजरे हैं, थोड़े से तो साल गुजरे हैं कि जिसमें यानी बांग्लादेश 1971 की तो बात है। और अजीब बात देखिए कि जितने स्टूडेंट लीडर हैं ये तो 71 में पैदा भी नहीं हुए थे। इनको तो ये भी नहीं पता कि मुजीबुर रहमान ठीक तरह से किस किस्म का वो शख्स था, उसने क्या किया इस यानी अपने मुल्क के लिए, और उसके बाद उनकी बिटिया ने जो गुल खिलाए। अच्छा, ताकत एक ऐसी चीज है, वो कहते हैं एब्सोल्यूट पावर करप्ट्स एब्सोल्यूटली। एक जो तकलीफ होती है ना, एक जो प्रॉब्लम पड़ जाती है किसी आदमी को जो कुर्सी पे बैठा होता है ना, उसको एक पट्टी कुदरत इधर बांध देती है, उसको नजर ही नहीं आता। आप देखिए ना कि आपकी इंटेलिजेंस आपको नहीं बता रही, आपके आर्मी चीफ जो हैं वो मेजर जनरल साहब, वो आपको कुछ नहीं बता रहे, या बता रहे हैं तो आपको यकीन नहीं आ रहा। और हमारे इस इलाके में आपने कहा ना कि सिर्फ बांग्लादेश, आपने राजा पक्सा को जाते हुए देखा श्रीलंका से, ऑन सुन सुई को आपने इधर से जाते हुए देखा, इधर से हसीना वाजिद चली गई है। उसके बाद अगर आप अफ्रीका में देखते हैं तो गेबॉन ले लीजिए, गैम्बिया ले लीजिए, बर्किना फासो ले लीजिए, वहाँ पे अवाम, ये जो केनिया में इस वक्त हो रहा है, वहाँ पे अवाम ने सारी चीज़ें अपने हाथ में ले ली हैं। इस वक्त की आखिरी बात, वो तमाम लोग जो ये जानना चाहते हैं कि बांग्लादेश में ये क्यों हुआ और खुदा न खास्ता क्या पाकिस्तान में ऐसा हो सकता है कि नहीं, उनके लिए 2 बातें छोड़ के जा रहे हैं। पहली बात कि बांग्लादेश में जो हसीना वाजिद ने किया वो पाकिस्तान में फ़िलहाल तो कोई सोच भी नहीं सकता। दूसरी बात कि उसमें जो आपकी होती है ना लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़, जो रियासत का ख्याल करती हैं, जो ध्यान में रखती हैं, जो बैलेंस क्रिएट करती हैं, जो अपनी बाउंड्रीज़ की हिफाजत करती हैं, और उसके साथ साथ उनकी नज़र जो है वो अपने अंदरूने खाना भी होती है, वो उनका इलाका बिल्कुल खाली है, फारिग है। और 2.5 बातें, यानी आधी बात उसमें ये है कि हिंदुस्तान ने सारा कुछ करवाया हसीना वाजिद से, लेकिन जब वक्त आया तो आराम से एक स्पेक्टेटर बन के सिर्फ देखते रहे कि क्या हो रहा है। राव खालिद साहब, ये जो बात की नजमो साकिब साहब ने कि पाकिस्तान में बड़े लोग इंस्पायर हो रहे हैं, आवाम की जीत हो गई, इस तरह की बातें, लेकिन मेरे जहन में ये सवाल भी आ रहा है कि अल्टीमेटली हुआ तो यही है कि री एमर्जेंस ऑफ मिलिट्री देखने में आ रही है, ठीक है, बांग्लादेश में। फिर डेमोक्रेटिक पॉलिटिक्स के लिए ये भी कोई इतनी खुशाइंद बात नहीं है। अरब स्प्रिंग में भी देखा गया था कि एक डिक्टेटर ने दूसरे डिक्टेटर को रिप्लेस ही किया था। तो प्रोग्रेस कैसे इंश्योर होगा और ये कितना इम्पोर्टेंट है डेमोक्रेसीज़ के लिए?
देखिए डेमोक्रेसीज के लिए तो बिल्कुल भी इस पे कोई ऐसी काबिल कदर मिसाल नहीं है कि जिसको फॉलो किया जाए या उसको देखा जाए। अच्छा। जो एक स्मूथ ट्रांजिशन होती है डेमोक्रेसी में, वो इलेक्शन के जरिए होती है, इस तरह से नहीं होती जिस तरह से ये एग्जैक्टली। होती है। या काठमांडू में आप देख लें, इवन काबुल में फॉर दैट मैटर, भागना पड़ा अमेरिका को, वहाँ पे हालात ऐसे पैदा हो गए। जब हालात ऐसे पैदा हो जाए जिसमें आपको छोड़ के जाना पड़े, तो वो फिर वो डेमोक्रेसी का तो उससे कोई लेना देना नहीं है, वो तो फिर एक सिचुएशन ऐसी क्रिएट हो जाती है। तो उसमें अब मैं जो काबुल की हम बात करें, काठमांडू की करें, ढाका की करें, और पाकिस्तान में भी नो कॉन्फिडेंस के जरिए हुआ था, किसी एहतजाज के जरिए नहीं हुआ था। पाकिस्तान में बिल्कुल डिफरेंट सिचुएशन थी। वहाँ ये हुआ है कि अनपॉपुलर फोर्सेस आउट हुई थी और जो सो कॉल्ड पॉपुलर फोर्सेस वो इन हुई हैं। पाकिस्तान में उल्ट हुआ है कि एक उस वक्त पॉपुलर नहीं थे इमरान खान, लेकिन वो बाहर हुए हैं। अनपॉपुलर गवर्नमेंट आने की वजह से वो उनकी अनपॉपुलरिटी बढ़ती चली गई और ये इधर पॉपुलरिटी बढ़ती चली गई। तो एक डिफरेंट किस्म की चीज़ हुई। जो सिमिलैरिटीज़ की बात जब हम करते हैं तो हम एग्जैक्टली अगर वॉच करें इसको क्लोजली, बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है, क्या गवर्नमेंट की तब्दीली का मुतालबा कर रहे थे वो लोग? क्या निज़ाम की तब्दीली का कर रहे थे? क्या वो कोई और इस किस्म के कोई बहुत बड़े नज़रिए की बात कर रहे थे? नहीं। कोटा सिस्टम पे मामला शुरू होता है। हाँ। सुप्रीम कोर्ट उसको अंडू भी कर देती है, लेकिन इसके बावजूद वो जोर पकड़ जाती है, वो पूरी जो तहरीक है, पार्टीज भी मिल जाती और उसके अंदर आखिरकार हसीना वाजिद को भागना पड़ता है वहां से। उसकी वजह क्या थी? क्या? उसकी वजह वही थी जो 15 साल के अंदर उन्होंने जगह जगह जो तेल छिड़का था, जो एक सिमरिंग थी अंडर द सरफेस जो हो रही थी, जी। वो मौजूद थी। उसको एक तीली चाहिए थी और वो इस तहरीक की वजह से मिल गई जो कोटा सिस्टम से शुरू हुई। ठीक है। तो मसला जो सिमिलैरिटी में बात करता हूँ, जब आप यहाँ पे जब एक महंगाई की सूरत हाल होगी, माशी सूरत हाल आपकी बेहतर नहीं होगी, अवामी मैंडेट को तस्लीम नहीं किया जाएगा, अदालती फैसलों को आप नहीं मानेंगे, तो एक लोगों के अंदर बेचैनी की जो सूरत हाल होती है ना, उसके लिए ये ज़रूरी नहीं होता कोई तहरीक चलाई जाए या कोई बहुत बड़ा लीडर आके उसको लीड करे और उसको करे। ये वो सूरत हाल होती है जिसमें आप जगह जगह पेट्रोल इन चीज़ों से छिड़क देते हैं, किसी एक जगह तीली लगती है और वो पूरे निज़ाम को अपनी लपेट में ले लेती है या पूरी हुकूमत को अपनी लपेट में ले लेती है। मुझे नहीं पता हसीना वाजिद के बाद वहाँ पे किस किस्म का निज़ाम चलेगा या होगा। थोड़ा सा लिस्ट डाउन कर दें कि कहाँ पे हसीना वाजिद ने ब्लंडर्स मारे। देखें, उन्होंने 15 साल जो है ना सियासत जुल्मो जबर जो वहाँ पे उन्होंने बरपा रखा है, उसमें ना सिर्फ फांसियाँ दी गई मुखालिफिन को, जमात इस्लामी के लोगों को खास तौर पे, हर किस्म की पाबंदी थी वहाँ पे, लोग जेलों में थे, उनकी सबसे बड़ी अपोनेंट जेल में बैठी थी। तीनों इलेक्शन उन्होंने मैनिपुलेट किए और आखिरी इलेक्शन में तो उन्होंने अपने कैंडिडेट्स को चाहे जीते या चाहे नहीं जीते, वो लिस्ट पे कह दिया ये जीत गए बस। वो आखिरी इलेक्शन भी जिस तरह हमारा फॉर्म 47 है, थोड़ा सा फॉर्म 45-47 की हेरा फेरी की गई, वहां तो उन्होंने ये भी गवारा नहीं किया, उन्होंने वैसे ही कर दिया। तो रिप्रेजेंटेटिव गवर्नमेंट नहीं थी, डिक्टेटरशिप थी, हर किस्म की पाबंदियां थी वहां पे, शख्सी पाबंदियां थी और हर किस्म का जुल्म और सितम था। फांसियां हुई हैं लोगों को, अपने सियासी मुखालिफिन को फांसियां दी गई हैं बाकायदा तौर पे। ठीक है। तो वो एक वजह मौजूद थी उसकी, कोई एक वजह बनती है ऐसी सूरत हाल में, तो हम बहुत करीब है उस सूरत हाल के जिसमें हमें कंट्रोल रखने की जरूरत है, हमें चीज़ों को बिगाड़ होने से पहले संभालने की ज़रूरत है, ताकि इस किस्म की सिमरिंग में कोई बहुत खौफनाक करवम ना चल निकले। ठीक बात है। साकिब, वर्ल्ड बैंक की 2013 की रिपोर्ट में कहा गया था कि बांग्लादेश अगला चाइना बनने जा रहा है, और लेकिन वो बात कर रहे थे इकोनॉमिक कंडीशंस की, मगर हुआ ये कि जो अथॉरिटेरियन मॉडल ऑफ चाइना की गवर्नमेंट का है वो भी रेप्लिकेट कर लिया बांग्लादेश ने अल्टीमेटली। क्या यही वजह बनी तख्ता उलटने की हसीना वाजिद के? एक तो वो 15 साल का जो एक लावा जो था वो पक रहा था, वो अचानक जो है वो फट गया और उसका नतीजा हमने देख लिया। वो इसके पीछे जो एक रीज़न जो थी उसको मैंने देखने की कोशिश की कि स्टूडेंट्स कैसे जो है वो इकट्ठे हुए, ऑर्गेनाइज हुए, इतनी बड़ी तहरीक और पूरा जो है तख्ता उलट दिया। मतलब उनकी जो तारीख देखें कि आमरीत उस लेवल की थी
कि मावराए अदालत कत्ल हो रहे थे, अगवा हो रहे थे, सियासी इंतकाम सियासी कारकुनान को डाला था। अभी जनवरी में जो इलेक्शन हुए, हज़ारों की तादाद में जो कारकुनान थे, सिविल सोसाइटी के लोग थे, सहाफ़ियों को जो है वो गोलियां मारी गई। बदतरीन सेंसरशिप जो है वो वहाँ पे मौजूद थी। पुलिस का बेदरेग मुखालफिन के खिलाफ जो है वो उसका इस्तेमाल हुआ। अभी रिसेंटली आप देखें कि 500 से ज़ायद जो है वो हलाकतें हो चुकी हैं। अभी जो 5 अगस्त से पहले जो कुछ हुआ, फिर जो 3 करोड़ जो बांग्लादेशी जो नौजवान थे उनसे रायदही जो है वो छीन लिया गया। महंगाई थी, बहुत सारी चीज़ें थी। अभी जो कोटा सिस्टम पे जो एहतियाज शुरू हुआ, इसमें जो ऑर्गेनाइजेशन थी वो मैंने कोशिश की जाने की, तो वो कहते हैं कि 100+ यूनिवर्सिटीज़ थी मुख्तलिफ जो है वो पब्लिक सेक्टर्स की, मुख्तलिफ जो यूनिवर्सिटीज़ थी जिसके स्टूडेंट्स इसमें इन्वॉल्व थे, और तकरीबन 50+ उनके कोऑर्डिनेटर्स थे। इन्होंने सारा इंटरनेट बंद कर दिया, सब कुछ, सोशल मीडिया, व्हाट्सएप, हर चीज़ बंद कर दी। तो मोबाइल सिर्फ चल रहे थे, तो इन्होंने मैसेजेस के जरिए अपनी कोऑर्डिनेशन जारी रखी, अपनी स्ट्रगल जारी रखी। और एक दफ़ा सुप्रीम कोर्ट ने वो स्टे भी खत्म कर दिया। इतवार वाले दिन सुप्रीम कोर्ट लगी और उन्होंने जो स्टूडेंट्स थे उनके हक में फैसला दे दिया। लेकिन उसके बाद उनका मुतालबा ये था कि जो हमारे साथियों को मारा गया है उन पे इन्वेस्टिगेशन हो, तहकीकात हो, लोगों को जो है वो उनके खिलाफ कार्रवाई हो। आज भी सिचुएशन ये है कि वहाँ पे बुरी सेटअप तो बन गया है, पुलिस जो है वो हड़ताल पे है, हालात कुछ ज़्यादा अच्छे नहीं है। लेकिन यह है कि सबसे बड़ी जो सोचने वाली बात है वो सारी स्टूडेंट पावर थी जो आगे लेकर आई। लेकिन अब देखा जा रहा है कि हसीना वाजद जो है वो उनकी जो अवामी लीग है उसका तो मुस्तकबिल फ्यूचर में कोई ऐसा मुस्तकबिल करीब में कोई चीज़ें नज़र नहीं आती कि वो एक्टिव हो सकेंगे, क्योंकि उनके रहनुमाओं के घर जला दिए गए, उनके खिलाफ जो है वो कार्रवाइयाँ भी हुई, उनको मारा भी गया, कोई कत्ल भी हो गए, ये भी खबरें आई। फिर यह है कि अब वहाँ मुस्तकबिल किसको, खालिदा जिया जो है उनको रिहा किया गया, उनके वालिद से बताया जाता है कि उनकी सेहत इतनी नहीं है कि वो एक्टिव हो सकेगी। तो अब वहां पे एक सोच है कि क्या मजहबी जमातें आगे आएंगी या बाएं बाजू की या सिविल सोसाइटी वो मिलके वो आगे आएंगी, या कौन संभालेगा, या जो यंग जनरेशन है वो आएगी। दो जो स्टूडेंट्स हैं उनको भी उसमें शामिल किया गया है बुरी सेटअप। ठीक है, नजमुल साकिब साहब क्या सवालात लेकर आए हैं आज आप नाजरीन के लिए? कुछ आप कहना चाह रहे थे, वो भी ऐड कर सकते हैं साहब। बस वो एक फिक्रा बोलना है उन लोगों के लिए जो ये समझते हैं कि बांग्लादेश में जो हुआ है वो खुदा न खास्ता पाकिस्तान में भी होगा। यकीन कर लीजिए ऐसी कोई बात नहीं है, इस तरह की कोई चीज़, पाकिस्तान अपनी जगह पे बुनियादों पे मजबूती से खड़ा मौजूद। आज के दोनों सवालात रामीन ज़रूरी हैं। पहला ज़रूरी सवाल, प्यारे अरशद नदीम, आपने पूरी कौम को खुशी दी है, पाकिस्तान होने पर नाज करने का मौका दिया है, पाकिस्तान का नाम रोशन किया है। ज़रूरी सवाल ये है कि मियाँ चन्नू में एक अरशद नदीम पैदा हुआ और बग़ैर सरपरस्ती के ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल हासिल कर लिया। क्या रियासत ज़िंदगी के मुख्तलिफ शोबों में नौजवानों की सरपरस्ती करेगी ताकि बहुत से दूसरे अरशद नदीम अपने अपने हुनर का खुलकर मुजाहरा कर सकें? करेगी कि नहीं करेगी? आज का दूसरा सवाल जो कि वो भी ज़रूरी है, अरशद नदीम का कारनामा तारीख़ में रकम हो चुका। हुकूमत पंजाब से एक ज़रूरी सवाल है कि क्या इस यादगार लम्हे को हमेशा के लिए यादगार बनाने के लिए कज़ाफ़ी स्टेडियम का नाम अरशद नदीम स्टेडियम रखा जा सकता है कि नहीं? नाज़रीन, ये सवाल छोड़ के आपके लिए जा रहे हैं, फीडबैक दीजिएगा, हमें दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।